स्वागत है आपका करियर एकेडमी के YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको हरियाणा में और भारत में जो फूड सप्लाई से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि इंस्पेक्टर फूड सप्लाई आ चुका है। तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कितने भी क्वेश्चन बन पाएँ, या आपके लिए जो हमारे देश में पीडीएस का सिस्टम है या इसके अलावा फूड सप्लाई का सिस्टम है वो आपको डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि फूड एंड सप्लाई यानी हमारे पास दो चीज़ें, फूड और सप्लाई। फूड का अर्थ है खाद्यान्न या खाद्य पदार्थ, और सप्लाई का अर्थ है उनका वितरण। तो हमारे पास दो चीज़ें मुख्य आती हैं, फूड सप्लाई यानी खाद्य और उसका वितरण। अब ये चीज़ें जो हैं डायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ती हैं, यानी भारत में कृषि से जुड़ती हैं ये। तो इसको एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हम काउंट करते हैं, यानी कृषि विपणन। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पार्ट है जिसमें देश में जो खाद्यान्न है उनकी खरीद और उनको स्टोरेज करना और उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट आता है। जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, ये डिपार्टमेंट ये सुनिश्चित करते हैं कि खाद्यान्न को जो स्टोरेज हैं, वेयर हाउस हैं हमारे, उनसे आगे कैसे वितरण करना है, पब्लिक को कैसे पहुंचाना है और गरीब लोगों को उनको पहुंचाने की इनकी जिम्मेवारी होती है। तो इसके लिए पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इसके साथ जुड़ जाता है। गरीब लोगों को सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, और नॉर्मल लोगों को या नॉर्मल सप्लाई के लिए देश में नॉर्मल प्राइस पर उनको चीज़ों को बेचा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में, जो एग्रीकल्चर हमारी मार्केटिंग आती है। सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, कृषि विपणन में। सबसे पहले देखेंगे हम प्रोडक्शन, यानी आपको पता है कि अनाज जो है या फूड प्रोडक्शन जो है किसानों द्वारा होता है। किसान जो है भिन्न प्रकार के अनाज उगाते हैं, उनमें उनकी कॉस्ट आती है। वो यूरिया का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, सीड का प्रयोग करते हैं, तो उनकी कॉस्ट आती है। तो किसान चाहता है कि वो ऐसी फसलें उगाए जिसमें उसकी कॉस्ट भी पूरी हो, उसका खर्च भी पूरा हो, साथ में वो अपनी इनकम को भी सुनिश्चित करना चाहता है। तो भारत सरकार के लिए एक बड़ा ही एक मुश्किल प्रश्न है कि किसानों की इनकम को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उनकी इनकम को कैसे दुगना किया जाए। तो कृषि विपणन में सबसे पहले आता है किसान के प्रोडक्शन को सरकार को खरीदना होता है या प्राइवेट सेक्टर को खरीदना होता है, उसको किस प्राइस पे खरीदना हो। सबसे पहले हमारे इस टॉपिक में आता है CACP। सबसे पहला पार्ट आता है CACP, यानी इसका अर्थ आता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। यानी ये एक ऐसा कमीशन है जो कृषि लागत को काउंट करता है, एग्रीकल्चर कॉस्ट को काउंट करता है। और भारत में अगर आप देखोगे ये MSP प्राइस से जुड़ा हुआ है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो भारत में न्यूनतम जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सपोर्ट प्राइस आता है, उसको सुनिश्चित करना CACP का, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी ये किसानों की कॉस्ट पता लगाता है और प्राइस को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है किसानों की फसल का। तो MSP जो है 24 क्रॉप्स का डिसाइड होता है, यानी 24 फसलें आती हैं, चावल, राइस आदि आदि जो हमारी व्हीट हैं या दालें हैं, वो सभी फसलें इसमें मुख्य रूप से आती हैं। MSP में गन्ना जो है नहीं आता, गन्ना जो है MSP प्राइस का पार्ट नहीं है। गन्ने के लिए एक नया सिस्टम होता है FRP, एक फेयर प्राइस सिस्टम होता है, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस। ये FRP प्राइस जो है गन्ने के लिए होता है, अलग से प्राइस डिसाइड किया जाता है, जबकि MSP 24 फसलों का होता है। तो CACP की स्थापना हुई थी 1965 में, और इसको रिकमेंड किया था दांतेवाला कमेटी ने 1965 में। और 1985 में यानी 1985 में 20 साल बाद इसका ये नाम यानी CACP नाम इसका 85 में आया है। पहले ये नॉर्मल था, कॉस्ट प्राइस कमीशन था, उसके बाद CACP इसका नाम रखा गया निश्चित तौर पे। तो 85 से लगातार 24 फसलों के MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करता है। अब आते हैं कृषि मूल्य। अब आपको पता है कि कृषि मूल्य निर्धारित करना, यानी कृषि मूल्यों को निर्धारित करना बहुत ही मुश्किल काम है। आपको पता है MSP प्राइस है, इसके अलावा सरकार ड्यूअल प्राइस यानी दोहरी मूल्य की प्रणाली भी अपनाना चाहती है। MSP का अर्थ होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। एक ऐसा न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जो किसानों को सुरक्षा देता है, उनके जो अनाज हैं, उनके ग्रेन हैं, उनको एक न्यूनतम मूल्य पर खरीदने का वायदा करता है। यानी अगर किसानों के जो अनाज
अनाज हैं वो मंडी में ना बिक पाएँ, उनको खरीदार ना मिल पाए, तो ऐसी स्थिति में वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी सरकार के मूल्य द्वारा उसको बेच सकते हैं, प्राइवेट में बेच सकते हैं, या सरकार एक वादा करती है कि वो एमएसपी प्राइस पे खुद खरीदेगी। तो एमएसपी एक न्यूनतम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है किसानों की फसल को न्यूनतम रूप से खरीदने के लिए। तो पहला प्राइस जो है वो एमएसपी होता है हमारा, जो एमएसपी। अब क्वेश्चन आता है कि एमएसपी कब डिसाइड किया जाता है? एमएसपी डिसाइड किया जाता है जब देश में फसल बोने वाली होती है, यानी फसल बुआई से पहले, ताकि किसानों को एक आशा हो कि उनका प्राइस बढ़ेगा, तो वो और फसल को बोते हैं, उसकी केयर करते हैं और उनको अच्छा प्राइस मिलता है। फसल बोने से पहले आता है एमएसपी। नेक्स्ट आता है जी प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट प्राइस आता है, यानी इसको कहते हैं खरीद मूल्य। अब ये और मूल्य है, दूसरा मूल्य है खरीद मूल्य। प्रोक्यूरमेंट प्राइस का मतलब है परचेजिंग प्राइस, ऐसा प्राइस जिस पर किसानों का अनाज एक्चुअल में खरीदा जाता है, यानी वास्तव में जिस प्राइस पर किसानों का सामान खरीदा जाएगा वो खरीद मूल्य होगा या प्रोक्यूरमेंट प्राइस होगा। तो प्रोक्यूरमेंट प्राइस जो है जब फसल कटती है, यानी जब फसल कटती है उस समय अनाउंस किया जाता है। ये फसल कटने के बाद, यानी फसल कट रही है और मंडी में आने वाली है, तब इसको प्रोक्यूरमेंट प्राइस के आधार पर उसको खरीदा जाता है। खरीद मूल्य आता है। फिर आता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का अर्थ है बाजार मूल्य। बाजार मूल्य का अर्थ होता है ऐसा मूल्य जो मार्केट में प्रेवलेंट होता है, डिमांड सप्लाई की फोर्स के आधार पे होता है, प्राइवेट पब्लिक सभी में हो सकता है। ये मार्केट प्राइस वो होता है जो बाजार में चल रहा है। ये कई बार प्रोक्यूरमेंट प्राइस से ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो नॉर्मली प्रोक्यूरमेंट प्राइस पे सामान खरीदा जाता है, जबकि ये बाजार में चलने वाला रेट है जो मार्केट में चलता है। इसके बाद आता है जी हमारा, जिसको हम कह देते हैं इशू प्राइस। इशू प्राइस का अर्थ है निकासी मूल्य। निकासी मूल्य इशू प्राइस होता है। ये ऐसा प्राइस है जो भारत में एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों से जब अनाज निकाला जाता है, यानी इशू यानी निकासी मूल्य है। ये इशू प्राइस होता है जो एफसीआई के गोदामों से निकालते हुए निश्चित किया जाता है। ये मेनली पीडीएस के लिए, जब सरकार जो है पीडीएस के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जब अनाज निकालती है, गरीबों को देती है, बीपीएल परिवार को देती है, तो उस प्राइस को हम कहते हैं इशू प्राइस। तो सब्सिडी जो है वो इशू प्राइस पे चलती है, यानी भारत में गरीबों को सब्सिडी दी जाती है अनाज पर, खाद्यान्न पर, वो पीडीएस का पार्ट है और वो इशू प्राइस पे जाती है, यानी 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, ये इशू प्राइस है। अब आता है कि किसान की जो कॉस्ट है, यानी अगर हम देखें कि इशू प्राइस का अर्थ अलग होगा, किसान की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है, तो एग्रीकल्चर कॉस्ट में आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट का है आर्थिक लागत। आर्थिक लागत का अर्थ होता है किसान को एक्चुअल फसल उगाने में, उसको पैदा करने में, मंडी तक लेकर आने में कितनी कॉस्ट एक्चुअल में होती है, उसको हम कह देते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। अब इकोनॉमिक कॉस्ट जो है कई आधार हैं इसके। फसल को बोने के समय बीज हो गए, खाद हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, इलेक्ट्रिसिटी, किसान की अपनी लेबर हो गया, मैनेजमेंट आ गया, ये सभी जो हैं इकोनॉमिक कॉस्ट में काउंट होते हैं। तो इकोनॉमिक कॉस्ट को डिसाइड करना CACP का काम है और उसको C1 C2 आदि पे वो काउंट करता है। C2 जो है, C2 प्रॉपर मेथड होता है जो किसानों के प्राइस को काउंट करने के लिए इकोनॉमिक लागत का उनका पता लगाता है। तो हमारे पास इकोनॉमिक कॉस्ट है। अब क्वेश्चन आता है कि सब्सिडी किसे कहते हैं। सब्सिडी जो है एक ऐसी रियायत, एक ऐसी सुविधा होती है, एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें सरकार इकोनॉमिक कॉस्ट जो है यानी आर्थिक लागत और इशू प्राइस यानी निकासी मूल्य के अंतर को पाटने के लिए करती है। यानी आपको पता है किसान की कॉस्ट ज़्यादा है, उसको MSP से ज़्यादा उसको कॉस्ट करनी पड़ती है कई बार, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है तो किसान तो सीधा अवेल नहीं कर सकता। सरकार क्या करती है, इकोनॉमिक कॉस्ट में गवर्नमेंट आ जाती है और प्लस बोनस के हिसाब से किसानों को बोनस भी देती है, उनको MSP प्राइस की सुविधा देती है, ये सब दे देती है। इसके बाद इस अनाज को वो FCI में या CWC में, सेंट्रल वेयर हाउस होते हैं, या CWC स्टेट वेयर हाउस यानी FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CWC सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और SWC यानी स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, ये 3 कॉर्पोरेशन होते हैं जो अनाज को खरीदकर किसानों से सीधा मंडी से उठाकर उसे गोदामों में, FCI के गोदामों में रखा जाता है। यहाँ पर उसकी केयर की जाती है, उसको देखभाल की जाती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ किया जा सके। अब आता है कि जब उस गोदाम में पहुँच जाता है
फिर गोदाम में पहुंचने के बाद उसको इशू प्राइस से यानी निकासी मूल्य के आधार पर उसको हम पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ हमारा काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी हम उसको वितरण करते हैं। तो ये वितरण जो है इशू प्राइस पे होता है इसके एफसीआई आदि के गोदाम से निकलने के दौरान। अब सरकार क्या करती है, इकोनॉमिक कॉस्ट और इशू प्राइस के अंतर को पाटने के लिए सब्सिडी देती है। यानी जहाँ किसान की 12 रुपये अगर प्रति किलो कॉस्ट आ रही थी, सरकार ने उससे 13 रुपये या 14 रुपये या 15 रुपये खरीदा है, तो 15 रुपये उसको खरीद का मूल्य देने के बाद उसने गोदामों में रखा, गोदाम में खर्च आया उसका रखने का, उसकी मार्केटिंग का। उसके बाद उसने किस गरीबों को, बीपीएल परिवारों को या अन्य परिवारों को 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से अनाज दिया है। तो इतने कम पर देने के लिए सरकार क्या करती है, जो 15 की कॉस्ट थी और बाकी कॉस्ट थी उसको इससे माइनस कर देती है, यानी इकोनॉमिक कॉस्ट को प्लस बोनस आदि को, एमएसपी आदि को माइनस करके निकासी मूल्य से माइनस किया जाता है, और जो बचता है वो बीच का अंतर सब्सिडी होती है। सब्सिडी को सरकार सीधा एफसीआई को पहुंचाती है, ताकि वो जितना उसको कॉस्ट लगी थी गोदामों में रखने के लिए और जितना निकासी मूल्य के अंतर को देने के लिए, उस अंतर को पाटने के लिए सरकार जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी जो है एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो गरीबों को, बीपीएल परिवार को, अंत्योदय परिवारों को दी जाती है। सब्सिडी का मुख्य सिस्टम है पीडीएस यानी खाद्यान्न सब्सिडी। सब्सिडी भी कई प्रकार की होती है, जैसे एग्रीकल्चर सब्सिडी होती है, कृषि सब्सिडी। कृषि सब्सिडी का अर्थ है किसानों को बिजली के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए आदि आदि के लिए जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है वो आती है एग्रीकल्चर सब्सिडी में। इसमें लोन सब्सिडी होती है। कई बार सरकार क्या करती है, किसानों को एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करती है, यानी कृषि लोन। जैसे केसीसी आपको पता है, किसान क्रेडिट कार्ड में उनको सस्ते दाम पर कम इंटरेस्ट पर उनको लोन प्रोवाइड करती है। जैसे नाबार्ड है, आपको पता है NABARD, नाबार्ड एग्रीकल्चर बैंक है जो भारत में कृषि लोन वितरित करता है। एग्रीकल्चर फाइनेंस में वो लोन देता है, किसानों को कम इंटरेस्ट यानी 4% 5% के इंटरेस्ट पर लोन देते हैं, ताकि किसान जो है अपना काम चलाएं और अपनी कृषि है उसको प्रॉपर रूप से चलाएं। तो इसमें जो ये आता है, इसके अलावा आपको पता है सब्सिडी जो है लोन सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी, बीज, सीड, फर्टिलाइजर सब्सिडी के बाद आती है डीजल सब्सिडी। डीजल पर सरकार डीजल पर कॉस्ट करती है। डीजल जो है सब्सिडाइज प्राइस पे दिया जाता है, और धीरे धीरे सरकार ने डीजल पे डीरेगुलेट कर दिया है। डीरेगुलेशन का मतलब है कि डीजल से सब्सिडी धीरे धीरे सरकार हटा रही है। अब किसानों को डीजल पे दी जाती थी, जबकि उसका प्राइवेट व्हीकल भी उसका यूज़ करते थे। तो सरकार अब ऐसा प्रयास कर रही है कि ताकि वो सीधे किसानों को डीजल सब्सिडी कुछ रूप में प्रोवाइड करे। ऐसे ही फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी किसानों को डायरेक्ट देने की बात कर रही है। इसके लिए जो मेन जो पर्पज़ आएगा सरकार का आएगा वो है DBT, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। प्रत्यक्ष निकासी होती है, प्रत्यक्ष हस्तांतरण होते हैं, बेनिफिट यानी सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे LPG, यानी सरकार ने जो LPG सिलेंडर होते हैं हमारे, उसमें DBT स्कीम लॉन्च की। जो लोग होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनको उनके सिलेंडर पर जो सब्सिडी है वो उनके अकाउंट के थ्रू पहुंचने लगी। अब किसानों को भी ऐसे ही डायरेक्ट DBT में, फर्टिलाइजर में या डीजल आदि में भी देने का प्रयास सरकार करेगी। ये सब्सिडी है। नॉर्मली फूड सब्सिडी होती है, जो एग्रीकल्चर के अलावा जो गरीब परिवार हैं, ग्रामीण हैं, नॉन ग्रामीण हैं, कभी सभी प्रकार के परिवार हैं जो BPL में हैं या APL में हैं या अंत्योदय। 3 प्रकार के परिवार होते हैं जो PDS में या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आते हैं। जैसे 3 परिवार हैं। पहला आता है जो मुख्य परिवार है वो है अंत्योदय। जो सब्सिडी अंत्योदय सब्सिडी सबसे गरीब लोगों को दी जाती है, यानी सरकार इनको 35 किलो अनाज देती है, 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 1 किलो के हिसाब से। 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेहूं और 1 रुपये में मोटे अनाज। तो 3, 2, 1 होता है और 35 किलो अनाज दिया जाता है। पहले कम था, ये फिर बढ़ाया गया। तो मुख्य परिवार है अंत्योदय परिवार, जो जिनको सबसे रूप से वरीयता दी जाती है। दूसरे आते हैं BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। BPL परिवार अंत्योदय से ऊपर होते हैं, थोड़े से ऊपर होते हैं, उनको थोड़े कम प्राइस पे, थोड़ा प्राइस उनको बढ़ा दिया जाता है और अनाज थोड़ा सा घटा दिया जाता है। BPL परिवार। तीसरे आते हैं APL, अबव पॉवर्टी लाइन। कुछ ऐसे परिवार हैं जो पॉवर्टी लाइन से तो ऊपर होते हैं, परंतु उनको भी अनाज की सब्सिडी या अनाज की जरूरत पड़ती है, सरकार उनको APL में काउंट करती है। 3 हैं, APL, BPL और अंत्योदय। इसके अलावा आपको पता है 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट
यानी खाद्य सुरक्षा कानून आया था, जिसमें दो प्रकार के लोग डिफाइन किए गए हैं। एक प्रेफरेंस पब्लिक है, प्रेफरेंस लोग हैं, वरीयता वाले लोग हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाती है फूड सब्सिडी में। गरीब लोग हैं, ये बीपीएल से नीचे के परिवार हैं, अंत्योदय परिवार सभी आ जाएंगे इसमें। जबकि दूसरे जो हैं जनरल हैं, तो सामान्य परिवारों को कम अनाज दिया जाता है, जबकि जो विशेष हैं या वरीयता हैं, प्रेफरेंस हैं, जिनको प्रेफरेंस में काउंट किया जाता है, उनको ज़्यादा सब्सिडी, ज़्यादा अनाज दिया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को, छोटे बच्चों को इसमें रिलैक्स रखा गया है, प्रेग्नेंट वुमेन को भी रिलैक्स रखा गया है, ताकि वो इस सब्सिडी का लाभ उठा सकें, चाहे किसी कास्ट के हैं, चाहे वो किसी वर्ग में आते हैं, जनरल हों या बीपीएल आदि परिवारों में आते हैं। तो ये सब्सिडी का है। इसके अलावा इंटरनेशनल सब्सिडी के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अम्बर बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, मुख्य रूप से दो सब्सिडी यूज होती हैं। ये सब्सिडी WTO सब्सिडी है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडी होती हैं। ब्लू बॉक्स ऐसी सब्सिडी है जो परमिटेड होती है थोड़े रूप में, यानी सरकार जो है दे सकती है। ग्रीन में पूरी ओके होती है, यानी किसानों को बिजली आदि के लिए जो बेसिक सब्सिडी होती है वो ग्रीन होती है, जिसमें कोई समस्या नहीं होती, उसको ग्रीन कह देते हैं। जबकि ब्लू में क्या है, लिमिटेड होती है, कुछ रूप में दी जा सकती है, कुछ रूप में रोकी जा सकती है। जबकि अंबर बॉक्स सब्सिडी जो है ये बैन होती है या बहुत ही कम दी जाती है। इस अंबर बॉक्स सब्सिडी को लेकर भी विकसित और गरीब देशों में, डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में डिस्प्यूट रहते हैं। तो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अंबर बॉक्स सब्सिडी जो है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक है। तो सब्सिडी आती है, इंटरनेशनल भी इसका डिस्प्यूट है और देश के अंदर भी। क्वेश्चन आता है वाधवा कमेटी। वाधवा कमेटी जो है PDS को रिफॉर्म करने के लिए बनी थी, ठीक है जी। उसमें रिकमेंडेशन दी गई कि PDS को कैसे कैसे रिफॉर्म करना है, राशन कार्ड को डिजिटाइज करना है, DBT लाना है, आधार कार्ड से जोड़ना है, ये स्कीमें इसमें दी गई हैं। इसके अलावा जो PDS स्टार्ट हुआ था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो स्टार्ट हुई थी 1950 में। तो पहली बार इसमें गरीबों को फोकस किया गया, सस्ता अनाज दिया गया उन्हें, ताकि वो भुखमरी आदि से बचें, न्यूट्रिशन की उनकी ज़रूरतें पूरी हों और बेसिक रूप से अनाज उनको मिले। PDS जो है 1992 में यानी 92 में उसको RPDS यानी रिवैम्प्ड PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया। रिवैम्प्ड का है एक नवीकृत बना दिया गया, इसे सुधारात्मक रूप से, R का मतलब रिवैम्प्ड आएगा यानी परिवर्तित, संवर्धित PDS चेंज किए गए 92 में। 97 यानी 1997 में, 1997 में इसको TPDS यानी टारगेटेड PDS लक्षित, इसको लक्षित कर दिया गया, T कर दिया गया यानी टारगेटेड कर दिया गया। टारगेटेड का अर्थ है गरीब लोगों को और ज़्यादा ध्यान से, प्रॉपर रूप से गरीबी को फोकस करते हुए, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनको टारगेट में लिया गया, ताकि उनको सस्ते अनाज जो हैं दिए जा सकें। तो ये TPDS है, RPDS है और PDS है, ये तीन PDS से जुड़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक FCI मेंटेन करता है। बफर स्टॉक होता है इमरजेंसी कंडीशन यानी आपातकालीन सिचुएशन, समस्याओं से जुड़ने के लिए या उससे लड़ने के लिए, ताकि ऐसी दशा में जब देश में संकट आया हो तो देश में प्रॉपर अनाज हो। तो इसके लिए FCI बफर स्टॉक मेंटेन करता है। बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए सरकार उसको सब्सिडी देती है और उस सब्सिडी को बफर स्टॉक सब्सिडी कहा जाता है। यानी अनाज को गोदाम में रखना है, उसकी केयर करनी है, ताकि इमरजेंसी कंडीशन में उससे निकालकर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो उसको कह देते हैं हम बफर स्टॉक सब्सिडी। तो बफर स्टॉक जो है नॉर्मली यूज होता है। इसके अलावा हुड्डा पैनल, हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से एक पैनल बना था, जिसने MSP को यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को उस पर सुझाव दिए थे, उसका नाम था हुड्डा पैनल। इसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार फूड जोन। सरकार ने 1964 में फूड जोन बनाए थे। सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में चावल, गेहूं आदि के क्षेत्र बांटे थे, ताकि वहां से प्रोडक्शन को उठाना, उसको उत्पादित करने के लिए लाभ दिया जा सके। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन का सीधा असर हमारी फूड प्रोडक्शन पे था। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आता है MS स्वामीनाथन और वर्ल्ड वाइड आएगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है जी, नॉर्मन बोरलॉग इंटरनेशनल आते हैं, जबकि MS स्वामीनाथन इंडिया में आते हैं। जबकि दूध की क्रांति यानी वाइट रेवोल्यूशन में जो ऑपरेशन फ्लड आता है, यानी दूध की क्रांति और ऑपरेशन फ्लड, ये जुड़ा हुआ है वर्गीस कुरियन के साथ। वर्गीस कुरियन जो है उन्हीं के जन्मदिन को हम जो है हमारा मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और उन्होंने दूध की आत्मनिर्भरता बढ़ाई, भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ावा दिया। उन्होंने गुजरात में
आनंद डिस्ट्रिक्ट आता है गुजरात में, जहाँ से ये कार्य किए थे और वहाँ पर अमूल की स्थापना उन्होंने वहाँ पर की थी। तो ये आता है उनका जो अमूल का था, मिल्क का था और हमारी मिल्क सिक्योरिटी का था। तो पीडीएस देखा हमने, फूड सिक्योरिटी देखा, तो मैंने इसमें मोटे तौर पे आपको कुछ टॉपिक कवर कराने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये आपको बेसिक समझ बनाएंगे। आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे जो फूड सब्सिडी के, फूड सप्लाई के, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के, एमएसपी आदि प्राइस के होंगे और पीडीएस आदि के होंगे। ये आप ध्यान से पीडीएस आदि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें। तो ध्यान से पढ़ने के अलावा आपको 10 क्वेश्चन पे फोकस करना है। ये 10 क्वेश्चन आपको आपकी फील्ड से मिलेंगे, आपकी ड्यूटी से हो सकते हैं, आपकी मैनेजमेंट से हो सकते हैं, कैसे अनाज की केयर करनी है उससे जुड़े हो सकते हैं। तो क्योंकि इसका जो है डायरेक्ट किसी बुक में ऐसा रेफरेंस नहीं मिलता या कोई डाटा नहीं होता कि जिससे हम पढ़कर अपने क्वेश्चन ठीक कर पाएं, ना ही हमारे पास प्रीवियस पेपर हैं कि हम उनको पढ़कर गेस कर पाएं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। फिर भी मैंने कुछ पीडीएस के या एफसीआई के कुछ क्वेश्चन कवर कराने का प्रयास किया है और मैं उम्मीद करूंगा कि एक लेक्चर और बना दूं या जितना भी हो पाएगा पॉसिबल कि मैं उसके रिगार्डिंग कुछ और जो टॉपिक बचते हैं वो भी उसको कवर कराने का प्रयास करूंगा। तो आप लगातार सबसे पहले आप बाकी के सेक्शन पे फोकस रखें, जिसमें जीके है, हरियाणा जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी भी फोकस करनी है क्योंकि हिंदी में दिक्कत आती है। 8 क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वहाँ पर अगर आपके हिंदी के क्वेश्चन अच्छे रहते हैं तो आपको पेपर में एज मिलता है। बाकी इंग्लिश है और बाकी हमारे रेलेवेंट फील्ड के क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से, अभी टाइम है आपके पास 10-15 दिन का टाइम है, तो आप इन क्वेश्चनों के ऊपर ध्यान दें और उम्मीद है कि आपके पेपर की तैयारी अच्छी होगी। जब तैयारी अच्छी होगी तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो धन्यवाद।